नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ओडिशा उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का किया उद्घाटन, तो भुवनेश्वर में मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा, भारत में कॉन्सर्ट इकोनॉमी के लिए काफी स्कोप। दिल्ली के दंगल में आज दिग्गजों का चुनावी प्रचार। सीएम योगी की 3 रैलियां, तो अमित शाह ने किया भव्य रोड शो। राहुल गांधी भी चुनावी प्रचार में आए नजर। दिल्ली में यमुना पर छिड़ी तकरार। केजरीवाल के जहर मिलाने की बात पर भड़के सीएम सैनी। कहा, मानहानि का दावा करेंगे तो आतिशी भगवत मान भी पहुंचे चुनाव आयोग। तमिलनाडु के 20 से ज्यादा जगहों पर सुबह 3:30 बजे एनआईए ने मारा छापा। घंटों चली छापेमारी, एक संदिग्ध भी गिरफ्तार। आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। भारत चीन के बीच फिर से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। 5 साल बाद भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स को लेकर बनी सहमति। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के ओडिशा और उत्तराखंड दौरे की। पीएम मोदी आज 2 राज्यों के दौरे पर रहे। पीएम ने सुबह भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। साथ ही मेक इन ओडिशा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत देश के विकास में एक ग्रोथ इंजन है। इसमें ओडिशा की अहम भूमिका है। इस समिट के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था से कई अहम बातें बताई। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में मुंबई और अहमदाबाद में हुए ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले का भी खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारत में कॉन्सर्ट इकोनॉमी सेक्टर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि लाइव कॉन्सर्ट के लिए भारत में बहुत ज्यादा स्कोप है। ओडिशा के बाद पीएम मोदी उत्तराखंड के देहरादून पहुंचे, जहां पीएम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। ये आज से शुरू होकर 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों में 36 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर, उसके बाद उत्तराखंड के देहरादून, दोनों ही कार्यक्रम कितना इंपॉर्टेंट रहा? देखिए, इंपॉर्टेंट राष्ट्र के लिए है, देश के लिए। जो प्रधानमंत्री मोदी संदेश देते हैं अलग अलग जगहों पर, वो इशारा करता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कितना बड़ा गैप है। पीएम मोदी 2 तरह के कामों में व्यस्त रहते हैं, एक राष्ट्रहित के काम और एक पार्टी और धर्महित के काम। जब पार्टी हित की बात होती है तो चुनाव प्रचार के दौरान अपना अचीवमेंट और फिर विपक्षी पार्टियों की साजिश, इसकी बात करते हैं। लेकिन पूरे देश में या फिर कई 1-2 नहीं, कई प्लेटफॉर्म पर एक साथ जूझ रहे हैं, क्योंकि विदेश में भी उनको रणनीति बनानी है, कूटनीतिक जीत हासिल करनी है। अलग अलग देशों में भारत के दुश्मन मुंह बाए खड़े, कब भारत थोड़ा कमजोर हो कि निगलने की कोशिश करे। चाहे अमेरिका हो, यूरोपीय देश हो, चीन हो, बगल का ये दोनों तरफ, चीन एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ, ये दुश्मन देश हैं, ये सारे निगलने के लिए तैयार हैं। लेकिन पूरे देश में जितने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम होते हैं, उसको गौर से देखिए कि हर जगह वो क्या बात करते हैं, विकास की, क्या बात करते हैं, रोजगार की, बात करते हैं राष्ट्रीय हित की, बात करते हैं भारत के ताकत को और बेहतर बनाने की, मजबूत इकोनॉमी की, मजबूत व्यवस्थाओं की। और इसी दौरे पर भी है वो। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी, उस समय से अब तक बिजनेस समिट हो चुके हैं, वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन हो चुका है। अभी फिर से समिट में वो गए और अलग अलग तरीके से उड़ीसा के विकास के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले 15 साल नवीन पटनायक की सरकार रही। वो केंद्र के साथ बहुत बुरी स्थिति में नहीं थे कि केंद्र का विरोध करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन इस लेवल पर नहीं था कि वो केंद्र का सहयोग लेकर इतना बेहतर काम कर सके। फिर वो उत्तराखंड जा रहे हैं। उत्तराखंड की क्या स्थिति है, उत्तराखंड में कैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, कितने प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, ये एक कोऑर्डिनेशन होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरी तरफ जहां सरकारें इन पार्टियों की है, इनके विकास में वो बाधक नहीं बनते।
पीएम मोदी ने कभी नहीं कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री बुलाएंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री अपने प्रोग्राम की बात करेंगे, वहां कोई बिजनेस समिट करवाएंगे, वहां राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर बातचीत होगी तो वहां नहीं जाएंगे। कर्नाटक भी जाएंगे, तेलंगाना भी जाएंगे, जम्मू कश्मीर हाल फिलहाल गए थे। उमर अब्दुल्ला को वो एक कहते हैं ज्ञान प्राप्त हो गया कि उनको लगने लगा कि नहीं, पीएम मोदी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो फिर बहुत सारे पछतावा होंगे बाद में 5 साल के बाद। तो इसलिए उन्होंने सराहना भी की कि नहीं, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर सोच रखा है और बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये अंतर है कि ये राहुल गांधी, उनकी टीम, पूरा विपक्ष हर जगह पर, चाहे राजनीतिक मंच हो या गैर राजनीतिक मंच हो, हर जगह पर जब जाते हैं तो ये राष्ट्र हित की बात नहीं करते, सिर्फ पार्टी हित की बात करते हैं। चुनाव प्रचार के समय पार्टी की बात करना, राजनीति करना या फिर विरोध करना, सराहना करना एक अलग बात है, लेकिन चुनावी मोड से बाहर भी तो निकलो। मध्य प्रदेश में भी चुनाव नहीं है, लेकिन ये मीटिंग करेगा तो राष्ट्र को तोड़ने की बात करेगा। यही अंतर है दोनों के बीच, और इस अंतर को, इस मैसेज से पीएम मोदी ने बार बार लोगों को समझाने की कोशिश की है। जी सर, अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अब 7 दिन ही बचे हैं। इन अंतिम 7 दिनों में आम आदमी पार्टी से लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी तक हर दल ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली में आज इन तीनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता चुनावी प्रचार करते नजर आए। केजरीवाल ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के घोड़ा और करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैलियां की, तो पूरी दिल्ली में बीजेपी की करीब आज ही 40 चुनावी रैलियां हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं आज थी, तो अमित शाह ने कस्तूरबा नगर में रोड शो किया और बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तो उधर अब तक चुनावी प्रचार से दूर रहे राहुल गांधी भी मैदान में उतरे। पटपड़गंज और ओखला में राहुल गांधी की चुनावी रैलियों का आज आयोजन किया गया। तो वहीं रैलियों से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित वाल्मीकि मंदिर का दौरा भी किया, जहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की। आज दिल्ली के दंगल में तो बड़े बड़े दिग्गज नजर आए। कौन किस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, भारी तो सब केजरीवाल पर ही पड़ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी आए या अमित शाह आए या योगी आदित्यनाथ आए या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम हो। ये सबसे परेशानी किसको है? अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल इन सब में अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि उसे सत्ता बचानी है और इन लोगों को उससे सत्ता छीननी है, और राहुल गांधी को इज्जत बचानी है। कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा बचाना एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आप 2015-2020 के चुनाव में शून्य पर आउट हो रहे हो। दिल्ली का पूरा संगठन खत्म हो रहा है, एक भी सीट नहीं है, दिल्ली विधानसभा में प्रेजेंस नहीं है। जिस पार्टी ने यहां विधानसभा का गठन किया, क्यों? क्योंकि दिल्ली के नेताओं का दबाव था कि अगर यहां विधानसभा नहीं होगा तो हम लोग करेंगे क्या। एक नीचे के स्तर पर, एक ऊपर के स्तर पर, यानी सांसद, कारपोरेटर, बीच का लेवल ही खत्म होगा तो हम मोटिवेट कैसे कर पाएंगे? नहीं तो दिल्ली में ये विधानसभा की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस ने यही सोचा था और इसी के आधार पर अपने नेताओं को खुश करने के लिए दिल्ली में विधानसभा रखा। लेकिन स्थिति आज क्या है कि वहां पर विधानसभा के अंदर 0 सीट। तो वो प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं कि फिर से कम 2-4 सीट ही आ जाए, इज्जत बच जाए, लगे कि दिल्ली में हम उपस्थित हैं, जहां पर लुटियंस जोन है, जहां इनका मुख्यालय है, जहां सारे बड़े नेता रहते हैं, उस जगह पर इनकी उपस्थिति ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें इस बार परिवर्तन की बात कर रही है। तो इतना मेहनत करने के पीछे का मकसद यही है कि इस बार केजरीवाल को उखाड़ना है, और अरविंद केजरीवाल इन दोनों को देखकर केवल कुढ़ रहा है कि अब क्या किया जाए। राहुल गांधी भी आ गए, अब सारी जगह पर खबरें चल रही है कि मुसलमान बटेंगे, राहुल गांधी को मुसलमान को बांट सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को एक कर सकती है, और केजरीवाल बीच में ये बिना पानी के मछली की तरह छटपटाता रहेगा। तो आरोप प्रत्यारोप, हंगामा यही करके किसी तरह से ये सोच रहा है कि एक बार और किस्मत साथ दे दे तो आगे की प्लानिंग करेंगे। लेकिन इस बार उसका किस्मत
साथ नहीं देने वाला। जी, तो दिल्ली में चुनाव प्रचार चरम पर है, साथ ही बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। इस चुनाव में फिर से यमुना का पानी बड़ा मुद्दा बन गया है। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर दावा किया कि यमुना में जहर मिला दिया गया है। उनके इस आरोप पर हरियाणा की सरकार ने कड़ी निंदा की है। सीएम सैनी ने केजरीवाल से कई सवाल पूछे और जवाब भी मांगा है। साथ ही कहा है कि अगर जवाब नहीं दिए तो मानहानि का केस भी करेंगे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से केजरीवाल की शिकायत भी कर डाली है। तो उधर मुख्यमंत्री आतिशी और भगवत मान चुनाव आयोग पहुंचे। दोनों नेताओं ने यमुना नदी में बढ़े अमोनिया के स्तर को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि यह हरियाणा की वजह से हुआ है। इन सब के बीच केजरीवाल ने किसानों और मिडिल क्लास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए आप संयोजक ने पीएम मोदी से किसानों और मिडिल क्लास के लोन माफ करने की अपील की है। इतने सारे मुद्दे हैं, केजरीवाल घिर रहे हैं, पर अब पीएम मोदी को चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस व्यक्ति ने अभी तक किसानों के लिए इतना बड़ा बड़ा काम किया है कि पीएम मोदी उससे प्रभावित हो गए हैं। इनको लगता है कि हमने किसानों के मुद्दे पर इतना काम किया, पीएम मोदी की बात मान ली, किसान सम्मान निधि का जो पैसा मिलता है वो दिल्ली के किसानों के जेब में जा रहा है, तो अब आगे इनसे कुछ मांग कर लेते हैं। बेशर्म आदमी, जिसको शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले कहा था तुमने किसानों के साथ, दिल्ली के किसानों के साथ जो बॉर्डर्स पे रहते हैं उसके साथ कितना बड़ा धोखेबाजी की है। तुम केंद्रीय योजनाओं को यहां लागू नहीं होने देते, किस मकसद से? केवल इस मकसद से कि कहीं केंद्र सरकार की उन योजनाओं का फायदा उठाने वाले लोग ये ना सोच लें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके लिए अच्छा काम कर रही है। ये लोगों के बारे में सोचता है। अगर सोचा होता तो आयुष्मान भारत योजना भी लागू हो गई होती, इसको क्या तकलीफ थी? राज्य सरकार अपनी योजना, ये संजीवनी योजना लागू करो या फिर फरिश्ते योजना लागू करो एक्सीडेंट के लिए, केंद्र सरकार ने रोक रखा है। लेकिन आयुष्मान योजना भी लागू हो जाती तो तुम्हें क्या तकलीफ होती? तकलीफ सिर्फ इस बात का है कि अगर दिल्ली के 1 लाख लोग भी ये आयुष्मान भारत योजना से 4-5 लाख तक के मुफ्त इलाज करवा लेते हैं तो उसका 1 लाख लोगों के परिवार में रहे 5 लाख वोट मेरा घट जाएगा। किसान अगर किसान सम्मान निधि का पैसा ले लेते हैं तो उससे अगर वो सोचने लगते हैं कि हमारे लिए मोदी जी ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, तो अगर 50,000 परिवार को जाता है, 1 लाख परिवार को जाता है तो 4-5 लाख वोट हमारा घट जाएगा। ये केवल वोट की राजनीति करता है। इसको देश, इसको न धर्म न ही इसे लोगों का ख्याल है। ये इतना सेल्फ सेंट्रिक इंसान है कि अपने बच्चों की कसम खा सकता है, अपने बाप मां का इस्तेमाल कर सकता है, अपने करीबी दोस्तों के साथ धोखा दे सकता है, धोखेबाजी कर सकता है। तो ये देश के साथ धोखा देना, जनता के साथ धोखा देना, इसके लिए बहुत छोटी बात है। और इसलिए कहता है जहर मिला दिया गया यमुना के पानी में। तो ये हवा में जहर मिला दिया गया, पंजाब ने मिलाया। ये पानी में जहर मिलाया किसने? हरियाणा ने मिलाया। तुम्हारे घर में किसी ने जहर न मिलाया। जो पार्टी के स्तर पर दिल्ली के लोगों के दिमाग में तुमने जहर मिला दिया है, अगर वो जहर नहीं निकल रहा तो दिल्ली कुछ समय के बाद बर्बाद होकर रह जाएगा। इस ऐसे व्यक्ति जो महाधूर्त व्यक्ति है, इसको राजनीति में दिल्ली से ही बाहर किया जाएगा और 5 साल के बाद ये ठोकरे खाते नजर आएगा कि कैसे धूर्तता की एक सीमा होती है जिसके बाद आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। बिल्कुल सर। अब बात एनआईए की बड़ी कार्रवाई की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की टीमों ने आज तमिलनाडु के 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एनआईए की टीमों ने तड़के सुबह 3:30 बजे छापे मारे। बताया जा रहा है कि आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल को लेकर मिले अहम लीड के आधार पर एनआईए की टीमों ने यह छापेमारी की है। अरबिक लैंग्वेज सेंटर का नाम प्रमुख तौर पर एनआईए की जांच में सामने आया है और इसी सेंटर से जुड़े लोगों के अलग अलग ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि विदेशी आतंकवादी संगठनों के साथ उनके क्या संबंध है। साथ ही साल 2023 में कोयंबटूर में हुए ब्लास्ट की जांच की कड़ी के तौर पर भी इस रेड्स को देखा जा रहा है। रेड के दौरान आईएसआईएस भर्ती गतिविधियों के सिलसिले में एक प्रमुख संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया गया है। सर, एनआईए की रेड, क्या इसके पीछे का मकसद है? देखिए, अब एनआईए थोड़ा एक्टिव हो रही है, ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत पड़ रही है। ये केरल, जहां पर वामपंथियों की सरकार रही या फिर कांग्रेस की सरकार रही,
यानी इन दोनों की सरकारें वहां रही, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही, लेकिन इन दोनों की सरकारों ने केरल को क्या बना दिया? जिहाद का अड्डा। जितने बड़े इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान के अंदर, वो सबका ट्रेनिंग कैंप केरल के अंदर। केरल से सबसे ज्यादा ये ISIS के लड़ाके जाते हैं, भर्ती होता है। क्यों? क्योंकि सिमी वहीं शुरू हुआ, PFI वहीं शुरू हुआ, इन लोगों के ट्रेनिंग कैंप वहीं लगे, और वहीं ये मुसलमानों को ज्यादा भड़काया जाता है। कहते हैं कि केरल सबसे शिक्षित राज्य है, ये शिक्षा का असर है, क्योंकि ये कौम ही ऐसा है जो शिक्षित अशिक्षित के बीच का भेदभाव खत्म कर चुका है। इसके अंदर शिक्षा का मतलब केवल रोजगार है, संस्कार नहीं है, क्योंकि संस्कार इसके अंदर है ही नहीं। ये से केवल और केवल एक ही चीज दिखता है, वो जो आसमानी किताब में लिखा है उसके अनुसार जीवन जीना है, और वो देश की बात नहीं करता, वो एक ही जगह की बात करता है, वहां से जो संदेश जाएगा, यानी कि इसको पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, और इस्लाम में कट्टरता जितनी ज्यादा हो, क्योंकि ये ISIS इसमें भर्ती होकर किससे लड़ने जा रहा है? सीरिया में ये किससे लड़ रहा है? सीरिया में कोई हिंदू से लड़ रहा है? मुसलमानों से लड़ रहा है, क्योंकि हम ज्यादा कट्टर हो। ISIS का पूरा नेटवर्क सीरिया से इराक तक ये आपस में ही लड़ रहे हैं, और इसलिए ये हर जगह पर यही व्यवस्था अपनाए हुए। लेकिन केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए, जैसे तमिलनाडु में छापेमारी हुई, दूसरी जगह जम्मू कश्मीर में छापेमारी हो रही है इसी ISIS मॉडल पर। ये ISIS मॉडल हर उन जगहों पर दिखाई पड़ रहा है जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, और इनको ज्यादा छूट मिली हुई है। छूट किन जगहों पर मिली है? जहां पर गैर भाजपा शासित प्रदेश है, यानी तमिलनाडु में भी वही स्थिति है, वहां DMK की सरकार हो, AIDMK की सरकार हो, हर जगह वही स्थिति होगी। केरल में वही स्थिति है। जम्मू कश्मीर में कोई भी गैर मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है, और जिन जगहों पर और छापेमारी होती है उन जगहों की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश के कुछ जगह है इस्लामिक किलेबंदी कर रखा है, बिहार का कुछ क्षेत्र है जहां पर पूरी तरह से मिनी पाकिस्तान बना रखा है, बांग्लादेश के लोग घुसपैठ कर करके पश्चिम बंगाल को एक इस्लामिक किले में तब्दील कर दिया है। तो ये पूरे के पूरे क्लस्टर को अब तोड़ना पड़ेगा, इसलिए NIA अब सुपर एक्टिव मोड में आ गई है, और जो कोऑर्डिनेशन बना है, यानी कि ED, CBI, नारकोटिक्स और NIA, ये सब मिलकर, जिसके कई बैठकें अमित शाह ले चुके हैं, इन सारे एजेंसियों को कहा गया है कि NIA को कोई भी एक सस्पिशियस मिलता है ट्रांजैक्शन जो अरब देशों से आ रहा, जो इस्लामिक संगठनों को मिल रहा है, उसकी जानकारी NIA को दो। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को अगर मिलता है कि बड़ा खेप ड्रग्स का आया, देखो उसका तार अफगानिस्तान से जुड़ा है, इराक ईरान से जुड़ा है, तो फिर उसको NIA को सौंपे। तो ये पूरे जो सारे एजेंसी मिलकर क्रैकडाउन कर रहे हैं, कुछ दिन के अंदर आधे मुसलमान पागल हो जाएंगे, और कुछ जेल के अंदर और कुछ देश के बाहर रहेंगे। ये स्थितियां अभी पैदा होने वाली है जी। अब आज की आखिरी खबर की। लद्दाख में सैन्य तनाव कम करने के बाद भारत और चीन लगातार अपने द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने के उद्देश्य से बातचीत कर रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आया है, क्योंकि भारत और चीन ने 2020 से रुकी हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस फैसले को श्रद्धालुओं के लिहाज से गुड न्यूज माना जा रहा है। दरअसल भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों ही देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस को एक बार फिर से बहाल करने पर सहमति बन गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में बयान जारी कर दोनों देशों के बीच हुए फैसलों की जानकारी दी है। सर, चीन तो हमेशा से चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो, रिश्ते अच्छे की भी खबर सामने आ गई है, पर क्या भारत को अभी और सतर्क रहने की जरूरत? बिल्कुल, भारत तो सतर्क है। ये 2014 के बाद से ही सतर्कता बढ़ी है। भारत इस मामले में सतर्क है, और हर कुछ दिन के बाद, हर कुछ दिन पर ये आर्मी के जनरल का बयान सुनिए, इंडियन आर्मी का बयान सुनिए, वो हमेशा ये कहता है कि हम चीन से सतर्क है। लेकिन बॉर्डर पर सतर्कता, उसके घुसपैठ का सतर्कता, सर्विलांस रखना और व्यापार, साथ ही धार्मिक कल्चरल रिलेशन, ये सब अलग अलग है। ये जो चीजें रिज्यूम की जा रही है, ये चीजें स्थगित कब हुई थी? स्थगित होने के दो कारण, एक तो कोरोना, और दूसरा कोरोना के साथ साथ गालवान घाटी में जो झड़प हुई। तो ये दोनों मिलाकर चीन के साथ संबंध और खराब कर दिया। भारत सरकार ने भी
कई टफ डिसीजन लिए चीन के खिलाफ। जितने उसके कॉन्ट्रैक्टर थे, जितने कॉन्ट्रैक्ट थे, जितनी कंपनियां यहां काम कर रही थी, उन सब के ऊपर अंकुश लगाया, कई ऐप पर प्रतिबंध भी लगाया। लेकिन अब आगे क्या? जब चीन पीछे हट चुका है, गालवान से पीछे हट चुका, चीन को हमने झुका दिया, अब चीन को लग रहा है कि कुछ भारत को देंगे तभी विश्वसनीयता प्राप्त होगी। तो चीन के तरफ से यह पहल की जा रही है, चीन ने इनवाइट किया था। देखिए भाई, आइए हम इन चीजों पर, इन मुद्दों पर बात करते हैं। तो अगर दुश्मन भी कोई है तो दुश्मन से सतर्कता का मतलब यही होता है कि उससे संबंध बेहतर रखो। यह चाणक्य नीति है। चाणक्य ने कहा था, आचार्य चाणक्य सबसे पहले और सबसे बड़े डिप्लोमेट माने जाते हैं जो अंतरराष्ट्रीय संबंध डेवलप करने के लिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जो सबसे तुम्हारा बड़ा दुश्मन है उसको अपने करीब रखो, दुश्मन को दूर रखोगे उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। और पीएम मोदी ने यह डिप्लोमेटिक तरीका अपनाया है चीन को घेरने के लिए। अमेरिका के साथ भी संबंध, क्वाड के साथ भी संबंध, और चीन के साथ चलने के लिए उसके साथ व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, अपने लिए हम सारी व्यवस्थाएं करके रखेंगे। चीन के लिए हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, लेकिन चीन का इस्तेमाल उसके फायदे में नहीं, अपने फायदे में करते रहेंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।